Hello everyone, I am Santosh. Welcome to the podcast of Studio Witty. यहाँ पे हम डिफरेंट फिल्म मेकर से बातें करते हैं और समझते हैं कि फिल्में कैसे बनती हैं और कैसे मैनेज की जाती हैं। तो आज हमारे साथ में है अजय पाल। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में एंड आपका बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती समय निकाल के हमारे साथ यहाँ पे आज जुड़े हुए हैं। तो हाय अजय, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि आपको फिल्म मेकिंग में स्पेशली फिल्म राइटिंग ही क्यों, आपको कैसे इंस्पिरेशन मिली और आपका पहला एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में कैसा रहा? राइटिंग में मैं कहूँ तो जो सबसे पहला एक्सपीरियंस मैं इसको ऐसे देख सकता हूँ कि जो मुझे जो कहानी लिखने का जो उसे बोलते हैं इंटरेस्ट आना या शौक होना, वो कब हुआ तो बचपन से था। मेरी दादी, जैसे कि सबकी दादी कहानी सुनाती है, तो मेरी दादी मुझे कहानियाँ सुनाती थी, पर मुझे बहुत ही प्यार था कहानियों से। और फिर एक चीज़ मैंने हमेशा फेस की, जब मैं जैसे कि सपोज मैं किसी से बात कर रहा हूँ, अपने दोस्त से, अपने रिलेटिव से, तो होता है कि जब आप सामने बातें कर रहे होते तो बहुत सारी चीज़ें आप बोल नहीं पाते उस समय, पर अब बाद में उस घटनाएं घट जाने के बाद आप उसको दोबारा से रिवाइंड करते हो और दोबारा देखते कि शायद मैं उसको ऐसे नहीं ऐसे बोलता। तो वो हमेशा मेरे पास है, जब भी मैं किसी से मिलता, खासतौर पर अजनबियों से, तो मेरे पास रहता कि यार अजय, तुमको इसको इस तरह से कहना चाहिए था, मे बी इस सवाल का जवाब ऐसा होना चाहिए था, बट जो बातें गुजर चुकी होती हैं। तो राइटिंग आपको एक सुपर पावर देती है, आप पास्ट को बदल सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आप अपनी गलतियों को सही कर सकते हो। तो ये मुझे बड़ा ही करिज्मेटिक और बड़ा ही अट्रैक्टिव लगा। तो लिखने का जो फर्स्ट इंस्पिरेशन काइंड ऑफ वहां से मिला। मुंबई में पहला एक्सपीरियंस राइटिंग का नहीं रहा। पहली बार मैं सेट पर गया था असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में। मुझे लगता है कि जब आप किसी फिल्म के लिए या किसी सीरियल के लिए लिखते हैं तो उसके लिए बहुत लंबी जर्नी होती है। आप सीधे पहले दिन मुंबई में जाकर आप काम नहीं मांगते, अनलेस आप बहुत बड़े फिल्म स्कूल से पास आउट हो या बहुत आपके ऐसे रिलेशन या आपके ऐसे लिंक्स हैं। बट मैं जब गया तो मैं किसी जानता ही नहीं था मुंबई में। तो पहली बार मैं सेट पर गया था और ये एक वेब सीरीज का सेट था, मुझे आज भी याद है। हम लोग इंदौर शूट कर रहे थे और जिसमें रजा मुराद थे, बहुत सारे एक्टर थे उसके अंदर। विनाश वाधवन करके एक पुराने एक्टर थे, वो थे। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस मुझे ये था कि जब मैं पहली बार मैंने रजा मुराद को देखा, क्योंकि मैं उनको बहुत फिल्मों में देख चुका हूँ, बहुत कमाल का काम किया, उनकी बुलंद आवाज। तो उन्होंने मुझे बुलाया अपने पास तो उन्होंने बोला कि अजय, तुम स्क्रिप्ट को बोलते जाओ और मैं इसे लिखता जाऊंगा। जबकि हमारे पास जब भी हम शूट करते हैं तो हमारे पास पहले से एक शूटिंग स्क्रिप्ट होती है। बट राजा मुराद जी एक चीज करते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी पूरी स्क्रिप्ट को उर्दू में लिखते हैं खुद से। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप केवल इसको पढ़ते रहिए और मैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट करता रहूंगा। तो वो सारे जो डायलॉग्स उनके होते हैं वो पहले उसको उर्दू में कन्वर्ट करते हैं एंड देन वो परफॉर्म करते हैं। तो लिखने के दौरान जो उनको याद होता है ना, उसके बाद वो स्क्रिप्ट पढ़ते ही नहीं है। मतलब जब वो लिखते आई थिंक वो डायलॉग्स को समझ लेते हैं या अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो एक बार लिखने के बाद वो स्क्रिप्ट को ना ही देखते हैं और उनको सारे डायलॉग हूबहू याद रहते हैं। तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई इतना सारा डायलॉग, इतनी सारी चीजें याद कैसे कर सकता है। क्योंकि मैं बचपन में या स्कूल टाइम में कभी एक अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा, तो मुझे हमेशा से प्रॉब्लम रही याद करने में। बट जब मैंने ऐसे लोगों को देखा कि जो 4-4, 5-5 पन्ने जो पूरी स्क्रिप्ट्स होती है, एक दिन का जो शेड्यूल होता है, वो पूरा एक बार केवल पढ़कर उन्हें याद हो जाता है, हूबहू सेम टू सेम डायलॉग। तो मुझे बड़ा फैसिनेट किया फिल्म मेकिंग ने। और मुझे एक और चीज का पता चला कि इसमें क्राफ्ट होती है, चाहे वो एक्टिंग की क्राफ्ट हो, डायरेक्टर की क्राफ्ट हो या राइटर की क्राफ्ट हो। तो मेरे को क्राफ्ट जिसे हम बोलते हैं, मुझे सबसे पहले जो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ वो उस फिल्म सेट पर हुआ। हम एक वेब सीरीज शूट कर रहे थे, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए, लर्निंग एक्सपीरियंस था फॉर श्योर। तो राइटिंग आपका फिर राइटिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ? राइटिंग सबसे पहले मैंने एक शॉर्ट फिल्म लिखी थी, डायरी एक हॉरर शॉर्ट फिल्म है। डायरी को लिखने का एक्सपीरियंस भी बड़ा अनूठा है। एंड ये कहाँ पे रिलीज्ड है? ओके, तो डायरी यूट्यूब पर है और इसको हमने 6 साल पहले मैंने लिखा था। तो इसके लिए मैं रात को मैं वर्सोवा रहता था वहाँ पे, 6 साल से वर्सोवा में ही रहा हूँ। तो वर्सोवा में एक पार्क में गए थे हम, तकरीबन रात के 3 बजे, मैं और मेरा एक मित्र। तो वहाँ पर काफी देर बैठ रहे, तो वहाँ पे कुछ एक ख्याल आया और आई थिंक 15 या 20 मिनट में मैंने डायरी की संरचना या पूरा जो ढांचा बोलते हैं वो पूरा कर दिया था। और नेक्स्ट डे हमने उसको शूट भी कर लिया, क्योंकि उस समय हम जो मेरे साथ में मेरे 4 दोस्त और रहते थे, हम 5 लोग रूममेट्स थे। तो जिसमें एक ताशुक अली, इसका नाम है ताशुक अली डायरेक्टर, मतलब उसको शौक था कहानियां डायरेक्ट करने का और मुझे था लिखने का। तो उसने कुछ मेरी हेल्प की, कुछ मैंने हेल्प की, हमने इस तरह से डायरी को बनाया और डायरी से काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो यस, पहली जो फिल्म है वो डायरी है, जिसमें कि काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये
ठीक। एंड पूरा आपका लिखने का, डायरी को लिखने में टोटल प्रोसेस क्या था? तो अभी जो नेक्स्ट सेगमेंट है, हम फिल्म मेकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट सेगमेंट हम फिल्म स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले राइटिंग के बारे में बात करेंगे। सो स्क्रीन प्ले राइटिंग में की स्टेजेस कौन से होते हैं? व्हाट आर द की स्टेजेस? लाइक पहली आपकी जो डायरी थी, सबसे पहले तो आपने एक उसका ढांचा क्रिएट कर लिया, आप जितनी देर भी वहां पे बैठे या आप किसी भी सिचुएशन या लोकेशन पे बैठे, आप कभी ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कोई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन किसी एक पर्सनालिटी से आ गई, या किसी एक स्टैचू से आ गई, या किसी एक एनिमल से आ गई, वो कहीं से भी आ सकती है, या जस्ट डूबते सूरज को देख लिया, उसी से कोई एक इंस्पिरेशन आ गई। इंस्पिरेशन का सोर्स कुछ भी हो सकता है। देन उसके बाद का जो स्टेजेस होता है, एक प्रॉपर उसको एक खाका उतारना, एक प्रॉपर स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट करना, वो कैसा होता है, वो क्या होता है? ओके, तो एक स्क्रीन प्ले को मतलब मुझे लगता है किसी भी कहानी को लिखने से पहले कुछ स्टेप्स होते हैं। स्क्रीन प्ले हम स्क्रीन के लिए लिखते हैं, बाकी तो अगर मैं स्टेप्स की बात कहूँ, हालांकि इस तरह से कोई आप स्टेप्स को मतलब कैटेगराइज नहीं कर सकते, बट फिर भी सबसे पहला जो किसी कहानी को पूरा करने या शुरू करने का जो मैं बोलता हूँ इंस्पिरेशन हो सकती है, वो होता है कि वो उस लिखने के लिए आपको इंस्पायर होना उस कहानी के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं डायरी के उससे बताऊं, तो डायरी शायद मैं लिख ही नहीं पाता अगर मैं उस पार्क में नहीं जाता। तो आपको एक छोटी सी चिंगारी चाहिए थॉट्स की। तो सबसे पहले आपको इंस्पिरेशन उस कहानी को ड्राइव करने के लिए, जब तक आपके पास एक सोल कोर आइडिया नहीं है, एक कोई भी फिल्म मुकम्मल नहीं हो सकती है। जैसे जो एक मूवी है रॉकी, जो सिल्वेस्टर स्टैलोन ने खुद लिखी थी, उसकी कहानी भी ऐसी थी। उन्होंने एक बॉक्सिंग मैच को देखते हुए उसका इंस्पिरेशन मिला। तो अगर वो बॉक्सिंग मैच नहीं देखते तो रॉकी फिल्म नहीं बन पाती, स्टैलोन एक्टर नहीं बन पाते। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो और जैसे जेम्स कैमरून की हम बात करें, कैमरून अपनी सारी कहानियां अपने सपनों से लिखते हैं, तो उनको इंस्पिरेशन सपनों से मिलता है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट, जिसे हम बोल सकते हैं रूट या सीड के बाद दूसरा स्टेप होता है उसका स्केलेटन बनाना, उसका ढांचा बनाना। उसमें एक्चुअली क्राफ्ट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपको कई सारी लेयर्स गढ़नी होती है। क्योंकि जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग आइडिया होता है, एक बहुत पावरफुल आपके पास आइडिया है, तो आप उसमें स्केलेटन या उस पर लेयर्स चढ़ाते हैं। ये भी एक प्रोसेस है, ये आपको एक्सपीरियंस से आता है, आपने कैसे जीवन को देखा है। उसके बाद फिर एक फॉर्मेटिंग एक वर्ड है, हम कहानी को कैसे स्ट्रक्चर करते हैं। स्क्रीन प्ले में बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हम उसको 3 एक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट एक्ट, सेकंड एक्ट, 3 एक्ट, जो कि वेस्टर्न फिल्म से मतलब हैवली इंस्पायर्ड है। इंडिया में हम 5 एक्ट स्ट्रक्चर पर भी काम करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इंटरवल का हमारे पास सिनेरियो जो कि बाहर नहीं होता है। तो इसमें मैंने सुना है कि थिएटर्स में कई जगह पे 7 एक्ट स्ट्रक्चर्स तक भी जाया जाता है। एक्ट्स एक्चुअली एक्ट्स अपने जैसे बोलते हैं कि अपनी सहूलियत के लिए बनाए गए हैं। वेस्ट की जो ऑडियंस है फिल्म्स के लिए, उनका एक अलग, आप देखोगे तो उनकी फिल्मों में गाने आपको ना के बराबर मिलेंगे, अनलेस एक म्यूजिकल फिल्म है तो वहाँ का एक्ट स्ट्रक्चर अलग है। बॉलीवुड में एक्चुअली जो एक्ट्स हैं ना, ये इजाद होते रहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि रूल्स बनते हैं स्पोर्ट्स में, फिल्म से, तो ये रूल्स हैं और ये आई थिंक ये बनते बिगड़ते रहते हैं। तो अगर कल की आज 3 एक्ट स्ट्रक्चर है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये 4 एक्ट या 2 एक्ट भी हो सकता है। तो ये सब चेंजेबल है। मुझे लगता है कि स्क्रीन पर लिखने के लिए बहुत जरूरी नहीं है कि आपको एक्ट्स का पता होना चाहिए, बट फॉर श्योर आपको जैसे बोलने की आपको पता तो होना चाहिए कि आप एक्ट्स के बारे में क्या है। तो फिर एक्ट्स आते हैं, उसके बाद फिर आपका एक और पोर्शन आता है जिसे बोलते हैं हम डायलॉग्स। स्क्रीन प्ले में डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप जितनी भी सीरीज या फिल्में देखते हैं तो आप देखोगे कि जो राइटर है, स्क्रीन पे राइटर, डायलॉग राइटर हमेशा अलग होते हैं। तो कारण क्या है कि डायलॉग एक अलग क्राफ्ट है स्क्रीन के लिए खासतौर पर। देन उसमें डायलॉग पे काम होता है। इसके बाद एक और स्क्रिप्ट बनती है, हम बोलते हैं शूटिंग स्क्रिप्ट। मैं आपको फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी कहानी बता रहा हूँ ना। बुक राइटिंग का अलग प्रोसेस होता है, थिएटर प्ले का अलग होता है, हर प्रोसेस अलग होता है हर डिपार्टमेंट के हिसाब से। तो फिल्म के हिसाब से ये सारे स्ट्रक्चर चलते जाते हैं। उसके बाद शूटिंग स्क्रिप्ट पे हम ध्यान रखते हैं कैमरा मूवमेंट्स का या कंटिन्यूटीज का, ये सब चीजें हम मेंटेन। तो बहुत सारे इसमें चरण होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जिसे आप 1 by 1 पूरा करते हुए आते हैं। बट जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेप है, मुझे अभी भी लगता है, वो आपका फर्स्ट स्टेप होता है, वो होता है आपका इंस्पिरेशन। आपको कहानी कहाँ से मिलती है, क्योंकि आप स्टेप्स या फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर आप सीख सकते हो मे बी फिल्म स्कूल से। आज के टाइम में यूट्यूब पे बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं, बहुत सारे आपके पास कोर्सेज हैं जो सिखा सकते हैं। बट जो मेन जो कोर स्ट्रेंथ है वो आपका एक्चुअली द फर्स्ट इंस्पिरेशन ही होती है। संतोष जी, तो अगर कोई भी फिल्म बन रही है तो नॉर्मल एक एवरेज लिखने का जो प्रोसेस होता है, इसमें ओवरऑल कितना टाइम इन्वॉल्व होता है?
सी दैट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन एंड आप मतलब मुझे क्या लगता है मैं या कोई भी इसको सिंपली आंसर नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट हैं। हिस्टोरिकल बन रही है तो आपको अलग रिसर्च करना होगा, अगर साईफाई बन रही है तो आपकी रिसर्च अलग तरीके से होगी। सो मैं इसीलिए रिसर्च के पार्ट को अलग रखता हूँ। मैंने पूछते हुए ये क्वेश्चन को समझा, थोड़ा सा एनालाइज किया, तो इसके उसको अलग रखा जाए रिसर्च के पार्ट को। रिसर्च एक बार हो गई, लेट्स से साईफाई में भी है तो उसकी भी जो रिसर्च होगी या कुछ तो उसमें भी इन्वॉल्व होता ही होगा। हिस्टोरिकल है तो हमारी रिसर्च कंप्लीट हो गई। उसके बाद पूरे एक स्क्रीन प्ले लिखने में एक एवरेज टाइम जो जाता है कितना इन्वॉल्व होता है? ओके, एक्चुअली ये डिपेंड करता है, वेरी करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर। मैं आपको कैसे बताता हूँ, जैसे कि जब भी हम कोई एक सीरीज लिखते हैं या फिल्म लिखते हैं तो रिसर्च एक अलग पार्ट है फॉर श्योर। अगर आप एक हिस्टोरिकल ड्रामा लिख रहे हैं, एक पीरियड फिल्म लिख रहे हैं तो उसमें आपको रिसर्च लगेगा। अगर हम उस रिसर्च को भी अगर हम अलग कर लें तो भी फिल्मों में बहुत समय लगता है। हालांकि कुछ फिल्में आप एक महीने में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट श्योर बट रॉकी जो फिल्म जैसे कई ऑस्कर मिले, कई सारा काम किया, केवल 2 दिन में लिखी गई थी। स्टेलोन ने उसको 2 दिन में लिखा। इसके अलावा अगर हम बात करें अवतार मूवी की जो जेम्स कैमरन बनाया उसको 4 साल लगे और तकरीबन 7 से 8 जो टॉप हॉलीवुड के राइटर्स हैं जिन्होंने ये प्लेनेट ऑफ द एप्स बनाई है पूरी, ये राइटर्स बैठे और इनको 7 से 8 साल केवल लिखने में लगे। तो ये वेरी करता है टोटली। मैं बात करूं इंडियन फिल्मों में भी अगर, तो हम बहुत सी फिल्में हमारी बुक से इंस्पायर होती हैं। जैसे कि सीरीज आई थी सेक्रेड गेम्स जो कि विक्रम चंद्रा की नॉवल से इंस्पायर्ड है या उसके ऊपर बेस्ड है। तो ऐसी चीजों में आपको एक्चुअली जब भी आप फैक्चुअल डेटा पर काम करते हैं तो आपको बहुत ही करेक्ट होना पड़ता है। उस समय आपको समय चाहिए। सपोज आप एक फैमिली ड्रामा लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल, या आप एक हॉरर जॉनर की फिल्म लिख रहे हैं तो उसमें आप अपने इमेजिनेशन को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं और आप तकरीबन मेरे ख्याल से फिर भी 1.5 से 2 महीने का समय लगता ही लगता है। हालांकि बहुत से प्रोड्यूसर्स, मैंने बहुत साल मुंबई में गुजारे हैं और मुझे कई बार ऐसा बोला गया कि अजय नहीं, हमको 1 महीने में स्क्रिप्ट चाहिए, हमको 20 दिन में स्क्रिप्ट चाहिए, 40 दिन में स्क्रिप्ट चाहिए। तो जो रिक्वायरमेंट है लोगों की वो हमेशा कम समय में रहती है कि उन्हें 1 महीने में स्क्रिप्ट चाहिए। बट अगर आप मेरे से पूछोगे तो एक फिल्म को लिखने में, मैं रिसर्च की बात नहीं कर रहा हूँ, रिसर्च को हटाकर भी तकरीबन 6 महीने समय लगता ही लगता है, क्योंकि उसमें आपको कई सारे ड्राफ्ट पे जाना पड़ता है, आपको डायलॉग्स पर काम करना पड़ता है, आपको मल्टीपल लेयर्स पर, तो तकरीबन 6 महीने। बट अगर आप देखोगे इस समय जो काम चल रहा है वो लोगों की एक्सपेक्टेशन है, खासतौर पर प्रोड्यूसर्स की, वो उनको 45 डेज में उनको स्क्रिप्ट चाहिए। तो ऐसा कुछ है, डिमांड एंड सप्लाई में थोड़ा सा मैचिंग नहीं है। तो यस ये है। ओके, सो स्क्रिप्ट राइटिंग एंड स्टोरी बोर्डिंग, ये दोनों प्रोसेस कितने डिफरेंट हैं या कितने सिमिलर हैं? ओके, तो ये जैसे कि फिल्म में म्यूजिक, स्क्रिप्ट, शूटिंग, ये सब डिफरेंट डिपार्टमेंट है बट टोटली अलग है ये। तो स्टोरी बोर्डिंग एक डिफरेंट काइंड ऑफ डिपार्टमेंट है, टोटली डिफरेंट डिपार्टमेंट है। हालांकि हम स्टोरी बोर्ड जो आर्टिस्ट होता है वो भी स्टोरी ही कन्वे करता है, राइटर भी स्टोरी कन्वे करता है, बट उनका तरीका अलग होता है। तो जैसे मैं बात करता हूँ कि जब हम स्टोरी को लिखते हैं तो राइटर अपने खुद के जो विचार होते हैं या खुद की जो भी उसकी इमेजिनेशन, जो भी किसी काल्पनिक चीजें होती हैं उसको बनाकर एक स्क्रिप्ट लिखता है। वहीं स्टोरी बोर्ड के पास पहले से एक स्क्रिप्ट अवेलेबल होती है, तो वो स्क्रिप्ट को पढ़ता है एंड वो क्या करता है, देखो उसका काम क्या होता है, वो एक ब्रिज का काम करता है डायरेक्टर और राइटर के बीच में। बहुत कभी कभार क्या होता है कि जब एक राइटर एक फिल्म को गढ़ता है, एक बनाता है या लिखता है, और डायरेक्टर क्या परसीव करता है, कभी कभार जो पेपर्स पे लिखा होता है ना, तो उसमें भी बहुत सारा डिफरेंस हो सकता है। तो जो स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट है वो एक ब्रिज का काम करता है राइटर और डायरेक्टर के बीच में। वो जो क्या फ्रेम होना चाहिए वो उस फ्रेम को हूबहू उतारता है, वो उसका आर्ट करता है। वो एक काइंड ऑफ एक आर्टिस्ट, एक पेंटर है जो मतलब पूरा उसको स्केच कर देगा कि क्या फ्रेम होना चाहिए, आर्टिस्ट कहाँ बैठे हैं, लोकेशन क्या है, फैन कहाँ है, जो भी चीजें होंगी ना, तो स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट मोस्टली सारी चीजों को मतलब उस फ्रेम पर हूबहू स्केच करता है। तो ये टोटली डिफरेंट पार्ट है बट इट्स सेम ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। प्री प्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस है, तो मैं पूरे प्री प्रोडक्शन के प्रोसेस को समझना चाह रहा हूँ कि स्क्रिप्ट राइटिंग हो गई हमारी, देन स्टोरी बोर्डिंग, हमारे स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट में किया जाता है, पूरी एक विजुअलाइजेशन क्रिएट की गई पूरी एक पिक्चर की। देन उसके बाद में लोकेशंस ढूंढे गए, लोकेशंस स्काउटिंग की गई, देन उसकी शेड्यूलिंग हर एक की गई, देन उसकी जो बजटिंग होती है, बजटिंग और शेड्यूलिंग, ये जो 2 एस्पेक्ट्स है ये कैसे अभी मैनेज हो रहे हैं, कैसे किया जा रहा है इंडस्ट्री में, और कितना स्कैटर्ड है?
ओके। आई मीन शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो कितना रायता की तरफ फैला हुआ है इस समय ये दोनों। अगर आप ओवरऑल मार्केट को देखोगे हाँ संतोष, तो ये बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड है, और मतलब जिसे बोलते हैं बहुत ही ज्यादा रायता फैलाया हुआ है। हाँ, कुछ प्रोडक्शन हाउसेस हैं, जैसे हम बात करें टॉप नॉच प्रोडक्शन हाउसेस, जैसे धर्मा हो गया, बालाजी हो गया, वायरएफ हो गया, या जो इस लीग के प्रोडक्शन हाउस है, वो फिर भी एक फॉर्मेट को फॉलो करते हैं स्केड्यूलिंग और बजटिंग के लिए। बट मतलब इंडिया में हर साल 1000 से ज्यादा फिल्में बनती हैं। एस्टिमेट तो बहुत बड़ा नंबर है, मैं कहीं 10,000 ही मैंने पढ़ तो रहा था। 2020 में ही सुना था, 2020 में ही 2000, और मैं डेटा से बता रहा हूँ, 2000 से हाँ ज्यादा हाँ फिल्में उस टाइम पे 2020 में बनी थी। उसके हाँ बाद 20% का मार्केट जो इफेक्ट ऑन हुआ था, लेकिन आज के टाइम पे हाँ, भी 1800 से 2400 का नंबर है, और ओटीटी तो और राइज कर रहा है। राइट 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 राइट। कंटिन्यू। तो संतोष, उसके अंदर मैं बोलूँ कि मुझे लगता है 1 से 2% फिल्म मेकर्स हैं जो मतलब इसको प्रॉपर, इसको स्केड्यूलिंग को बहुत सीरियसली लेते हैं, इसमें प्रॉपर वर्क करते हैं एज ए स्ट्रेटेजी, एज ए प्लान। बाकी बहुत अनऑर्गेनाइज ये इंडस्ट्री है पूरी, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के साथ काम किया है, बहुत सारे राइटर्स को मैंने साथ में कोलैबोरेशन किया है, डायरेक्टर के साथ तो बहुत ही काम किया है। तो स्केड्यूल मतलब नॉर्मली क्या होता है, ये लोग एडीज जो होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, तकरीबन 7 से 8 असिस्टेंट अपने पास, उनके पास में रिपोर्ट करते हैं। तो एक एडी को बोल दिया था, हालांकि मैंने खुद वेब सीरीज, फिल्म और सीरियल्स के मतलब स्केड्यूलिंग की है, और तो मुझे लगता है कि बट ये एक इंसान का काम नहीं है, इसके लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट साथ में आते हैं, खासतौर पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर आप अनलेस बड़े बैनर्स के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के लिए काम कर रहे हो, तो ये अभी भी पूरा ही रायता फैलाया हुआ है, जिसके कारण आप देखते हो क्वालिटी फर्क। आप 30 दिन प्लान करते हैं शूट का, और फिल्म आपका 70 दिन तक शूट चला जाता है, ओवर बजट हो जाता है, बहुत सारी चीजें मतलब प्रॉब्लम होती है, आर्टिस्ट की डेट से मिल पाती है, सेम कारण, क्योंकि स्केड्यूल को वो लोग बहुत लाइटली लेते हैं, वो स्क्रिप्ट को बहुत लाइटली लेते हैं, स्केड्यूलिंग को बहुत लाइटली लेते हैं। सफर क्या चीज है, सफर फिल्म सफर होती है। हम बोलते हैं कि जो माफिया बोलते हैं, हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि कुछ प्रोडक्शन हाउस जो मूवी को पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, पर उसका एक कारण ये भी है कि जो बाकी लोग हैं ना, वो एक्चुअली फॉर्मेट को फॉलो ही नहीं कर रहे, वो स्केड्यूल को, रैकी, जो भी स्क्रिप्ट को ही फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। तो आप जब फिल्में देखते हो तो आपको बहुत सारे एरर्स नजर आते हैं। आप 30 दिन की फिल्म को आप 3 महीने में शूट कर रहे हो, तो उससे बजट 3 टाइम्स बढ़ जाता है, आर्टिस्ट की डेट्स में प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं थैंक यू आपने इसके बारे में बात की, क्योंकि कोई बात ही नहीं करता संतोष। आप मतलब मैंने इतने सारे बातें इससे पहले ही पॉडकास्ट किए हैं, वेबिनार्स किए हैं, और बहुत सारे लोगों से बात की कई साल तक, बट कोई बात नहीं करता स्केड्यूल की। तो आप फर्स्ट टाइम बात करें कि स्केड्यूल में रहता है, तो बहुत रहता नहीं, मतलब यहाँ क्या क्या ही फैला हुआ है, उसे समय लगेगा मेरे ख्याल से। बट मुझे लगता है जैसे आज के टाइम में जो सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं ना, खासतौर पर जैसे स्क्रिप्ट में ही बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो आपको हेल्प करते हैं अच्छा लिखने के लिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए, उसी तरह से बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपको प्रॉपर एक स्केड्यूल मेंटेन करने के लिए। बट हमको उसको ग्रास्प करना होगा, हमको समझना होगा उसको, हम उसे मतलब अवॉइड नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते, हमें उससे समझना होगा। तो यस, इट्स अ इम्पोर्टेंट पार्ट इन फिल्म मेकिंग, स्केड्यूलिंग। सो जैसे अभी अपने सॉफ्टवेयर की बात की, तो सॉफ्टवेयर पे ही हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर इन फिल्म मेकिंग। ठीक है, तो अब सिंपल इसमें हम सबसे पहला तो अगेन जैसा हेडिंग है एवोल्यूशन ऑफ फिल्म मेकिंग। सो सॉफ्टवेयर हमें पता है कि 1920 से मतलब फिल्म मेकिंग का प्रोसेस था, उस समय जादू कैमरा वगैरह, 30 से फिल्म पूरी फिल्में वगैरह आना स्टार्ट हुई। सॉफ्टवेयर्स कब से इन्वॉल्व हुए, अगर आपको ज्यादा हिस्ट्री पता हो तो, अगर नहीं तो रीसेंट हिस्ट्री में जो सॉफ्टवेयर्स हैं उन्होंने कैसे पूरे फिल्म मेकिंग को कैसे रेवोल्यूशनाइज किया है, उस पर कैसे रेवोल्यूशन लाया है। तो जैसे बताया कि 1920 से उससे पहले से फिल्में बनती आ रही हैं। तो पहले तो फिल्में लिखने के लिए भी राइटर्स मतलब पेपर पे या टाइपराइटर पे टाइप करते थे, तो उसकी कोई फॉर्मेटिंग नहीं थी, तो उसको फॉर्मेटिंग करने में ही बहुत समय लग गया। तो सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर नहीं कहूंगा, बट जो पहला प्रोडक्ट था जिसने राइटर्स को हेल्प की, वो एक डिवाइस हुआ करती थी स्क्रिप्टर नाम से, काइंड ऑफ आपका जैसे टाइपराइटर होता है वैसा एक डिवाइस होता है, जो कि 1983 जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट में फर्स्ट टाइम, तब वो डिवाइस आई थी, और वो बहुत बड़ी डिवाइस हुआ करती थी। उसका काम था केवल जो डायलॉग्स का फॉर्मेट करना या फिर एक्शन का फॉर्मेट, तो केवल फॉर्मेशन करना। उसके बाद फिर कंप्यूटर्स आए,
लोगों ने वर्ड्स पे या नोट्स पे लिखना शुरू किया, लोगों ने पेपर्स की जगह चेंज किया अपने आप को टाइपराइटर, देन उसके बाद कंप्यूटर्स पर फिर बहुत सारे सॉफ्टवेयर आए। हालांकि इसमें कई सारे सॉफ्टवेयर आते रहे, बट मुझे लगता है जो बड़ा एक माइलस्टोन रहा इस आफ्टर स्क्रिप्टर 1983 वो था फाइनल ड्राफ्ट। वो भी एक अर्ली 90s में फाइनल ड्राफ्ट आया और उसके बाद उसने बहुत सारी चीजें बदल दी। फाइनल ड्राफ्ट आपको सहूलियत देता है आपको स्क्रिप्ट को प्रॉपर फॉर्मेट करने में, आप अपने लिखे को बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो, तो बहुत सारी चीजें। बट कहते हैं ना कि वो फर्स्ट जनरेशन था फाइनल ड्राफ्ट। उसके बाद एक नई शुरुआत हुई जिसे हम बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज की, क्योंकि फाइनल ड्राफ्ट भी आपका जो है सेव डेटा या तो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में सेव करता है। फिर इसके बाद क्लाउड स्टोरेज आया जिसमें बहुत सारी एप्लीकेशन, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आए। फाइनल ड्राफ्ट के बाद सेल्टेक से बहुत कमाल का सॉफ्टवेयर जिसे मैं पर्सनली यूज करता हूँ। इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर है फेड इन। इस तरह से अब तो कई सारे सॉफ्टवेयर हैं। एक वन ऑफ माय फेवरेट ऑल्सो है राइटर डुएट सॉफ्टवेयर। तो ये सारे सॉफ्टवेयर कई सालों से चलते आ रहे हैं और ये आपको सहूलियत देते हैं क्लाउड स्टोरेज की प्लस फॉर्मेटिंग की और बाकी जो भी एस्पेक्ट होते हैं फिल्म मेकिंग के दौरान, चाहे वो स्क्रीन राइटिंग हो या बाकी हो, ये उस चीजों में आपको हेल्प करते हैं। तो ये सारे सॉफ्टवेयर चलते आ रहे हैं और ये स्टार्ट होता है वही 1983 से, स्क्रिप्टर से, एक बड़ी सी मशीन से। तो अब तो बहुत सारी चीजें एडवांस हो चुकी हैं और अभी कमाल कमाल के सॉफ्टवेयर हैं। खैर अभी रिसेंट पे अपना इंडियन सॉफ्टवेयर भी है स्टूडियो विटी। या दैट्स ग्रेट थिंग, यू नो। मैं पर्सनली मैंने कई साल सेल्टेक्स को यूज किया है और कुछ साल तक मैंने सेल्टेक्स को $10 पे किया था। बट सेल्टेक्स ने, आई थिंक हमारी लास्ट कॉल में आपको मैंने बताया भी था कि अब वो $25 चार्ज करते हैं, तकरीबन $2000। उस समय वो $800 चार्ज कर रहे थे। और अभी आप अगर सेल्टेक्स का सब, क्योंकि आपको लेना ही पड़ेगा, वो आपको केवल सिंगल एक फ्री ऑप्शन देते हैं, एक सिंगल प्रोजेक्ट। तो आप अगर प्रॉपर काम कर रहे हो तो आपको सेल्टेक्स या फाइनल ड्राफ्ट ही बहुत महंगा है। तो अगर मैं बात करूं सेल्टेक्स के जितने भी क्लाउड सॉफ्टवेयर है ना, क्योंकि फाइनल ड्राफ्ट की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, मुझे सेल्टेक्स इसलिए या राइट टू डेट इसलिए पसंद है कि वो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का आप जो प्लगइन्स होते हैं आप वो यूज कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एआई प्लगइन्स हो, चाहे वो ग्रामरली प्लगइन्स हो, कई तरह के प्लगइन्स हो। तो इसलिए क्लाउड जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो प्रेफरेबल है मेरे लिए, बाकी राइटर्स के लिए भी, बट वो बहुत एक्सपेंसिव हैं। टेक्नोलॉजी है। और अभी कितना यूज हो रहा है ओवरऑल बॉलीवुड में आपके एक्सपीरियंस में प्री प्रोडक्शन के दौरान? आप जिन सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं प्री प्रोडक्शन में? Okay. हाँ, मतलब प्री प्रोडक्शन के जो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, शेड्यूलिंग हो गया, स्टोरी बोर्डिंग हो गया, बजटिंग हो गया, कितना ज्यादा यूज हो रहा है और कितना, बेसिकली देखिए सॉफ्टवेयर तो इसीलिए होने चाहिए कि वो हमारा काम आसान करें और तेज करें। तो एक्चुअली में कितना हो रहा है या लोग वही लेगेसी बेस्ड सिस्टम्स को यूज कर रहे हैं? आई थिंक इसको हमने इस पर डिस्कशन पहले, इसका आई थिंक आंसर मैंने आपको दूसरे वे में किया था, पर वही केवल कुछ चुने हुए प्रोडक्शन हाउसेज, जैसे मैंने आपको बताया कि धर्मा, वायरएफ, बालाजी, सिक्ख्या या एक्सेल, जो भी बड़े प्रोडक्शन हाउसेज है ना, जिनको मतलब एक फैमिली जो बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, कई दशकों से चलते आ रहे हैं, वो इन सॉफ्टवेयर को फॉर श्योर यूज करते हैं प्री प्रोडक्शन में या बाकी डिपार्टमेंट में। बट अब जितने भी इंडिपेंडेंट फिल्में दिखोगे, रीजन क्या, मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, मैं तकरीबन मोर देन 10 फिल्म में मैं पार्ट रहा हूँ जो कि इंडिपेंडेंट फिल्म्स हैं, और उन 10 में से 10 ने किसी ने फॉलो नहीं किया। सब लोग एक्सेल सीट पे बैठते हैं, वर्ड फाइल में बैठते हैं, एंड देन वो अपने हाथ से फोन करके क्या करना चाहिए, ये डेटा यहाँ फिक्स कर दो, उस तरह से फॉलो करते हैं। और फिर क्या होता है उसका मुझे बताता हूँ आपका आउटकम क्या आता है। जब हम सेट पर पहुंचते हैं तो मालूम पड़ता है कि आर्टिस्ट सेट पर ही नहीं आया, उसको तो डेट्स ही कंफर्म नहीं की गई हैं। फिर आप बात करते हैं कि किस एडी ने एक्टर कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा था, फिर उसको सुनाया जाता है, फिर उसको चिल्लाया जाता है, इस तरह के। तो बहुत मिसमैनेजमेंट है और उसका जो रीजन है ना, वही है कि वो ये लोग सॉफ्टवेयर जो इसका जो फॉर्मेट है फॉलो नहीं करते हैं। तो केवल कुछ गिने चुने, जैसे हमने डिस्कस किया था कि भारत के अंदर 1000 से 2000 फिल्में या ज्यादा फिल्में बनती हैं, तो मेरे ख्याल से 1 या 2% लोग इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, या 99 और 98% अभी भी मतलब वर्ड फाइल पर इसको काम कर रहे हैं। ओके, एंड आपको डेफिनेटली ये लगता है कि लोगों को ये चेंज करना चाहिए और मूवीज उससे एफिशिएंट बनेंगी, एफिशिएंट और अच्छी बनेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसे 100% एग्री करता हूँ कि फिल्मों को या जो भी आपका, अभी चीजें बदल रही हैं बहुत तरह से, बहुत फास्ट चीजें बदल रही हैं, और अगर अभी भी हम 70 साल 80 साल पुराने फॉर्मेट को फॉलो करके एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ नया निकल जाए तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बहुत जरूरी है, और ये टाइम तो बताता है आपने कहा कि हमारा टाइम सेव करता है, फॉर श्योर ये टाइम बचाता है। इसके अलावा ये आपके वर्क को एनहांस भी करता है, आपकी क्वालिटी को भी एनहांस करता है। तो बहुत जरूरी है इन चीजों को मेंटेन करना। और इसके अलावा
ये आपका बजट बचाता है, क्योंकि जितने भी इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स होते हैं उनको जो फर्स्ट कंसर्न होता है कि वो लो बजट में फिल्म बनाना चाहते हैं। उनको क्या लगता है कि अगर वो देखो क्या करते हैं, वो लो बजट की फिल्म बनाना भी चाहते हैं और वो इन सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करते। उससे क्या होता है कि जो वो लो बजट प्लान करते हैं ना, मैं यकीन मानिए 90% फिल्मों का बजट ओवर बजट जाता है हमेशा। रीजन यही है सिंपल सा, कि जो इसकी बजटिंग होती है या जो इसके स्केड्यूलिंग होती है, जो रैकी होती है, ये लोग बहुत ही जो पुराना तरीका चलता आ रहा है ना मुंशी स्टाइल से, ये वैसे करते हैं। तो रीजन क्या है कि वो दिखता है फिर बजट पर। तो मुझे लगता है बहुत जरूरी पार्ट है, खासतौर पर जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं, जिन्हें लगता है कि उनको बजट मेंटेन करना है, बजट को उनका स्ट्रिक्ट बजट है, उनको बजट के अंदर ही काम करना है, उनको जरूर ये सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए, ताकि वो समझ सके कि कहाँ, क्योंकि ये आपको ट्रांसपेरेंसी भी देते हैं ना। आप एक जगह पर, आप जैसे होता है ना दराजें होती हैं, कबर्ड्स होती है, इसके खांचे होते हैं, ये एक्टर्स का डिपार्टमेंट है, ये कॉस्ट्यूम का। अभी ऐसा नहीं है, अभी एक एक्सेल शीट होती है। मैंने खुद कई बार, हम कॉल शीट बोलते हैं, कॉल शीट मेंटेनेंस कई साल की है मैंने। तो कॉल शीट पर एक कॉल शीट बनाई जाती है कि आप खुद हाथ से बनाते हो। इसमें सनराइज का टाइम, सनसेट टाइम, कितना चेंज कर रहे हैं, फूड टाइम क्या है, कितने व्हीकल हैं, सब कुछ एक इंसान करता है केवल। और कहते हैं ना कि ह्यूमन जो है, एक हिंदी में कहावत है कि गलतियों का पुतला है। तो इंसान से गलती हो जाती है और हम उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हम उसको चिल्लाकर सही नहीं कर सकते। आप देखोगे, आई डोंट नो कि आप फिल्म सेट पर गए हैं, पर मैं बहुत फिल्म सेट पर आऊँ, आप देखोगे बहुत चिल्ला चिल्ली होती है, बहुत चिल्ला। रीजन क्या है कि गलतियों पर बहुत ज्यादा केओस होता है। मैं रहा हूँ कुछ रीजनल फिल्म सेट्स में, बहुत ज्यादा केओस होता है। इनफैक्ट कभी कभी तो समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि किस साइड एक्चुअल शूटिंग हो रही है। एक्चुअली, और रीजन यही है क्योंकि उनका जो प्री प्रोडक्शन है ना, वो बहुत ही वहाँ रायता फैलाया होता है। तो रायते को साफ करना होगा। और संतोष, मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर बहुत जरूरी है, हालांकि, क्योंकि आपको बहुत ट्रांसपेरेंसी देते हैं और काम को इजी बनाते हैं और अफोर्डेबल भी है। तो यस, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। अगेन वो मतलब आई थिंक इंडियन यूजर्स को ऐसा देखना चाहिए कि अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ वो ओवरऑल आपकी प्रोडक्शन वैल्यू को कम कर रहे हैं। तो अगर आपका लेट्स से, जैसे आपने पहले बताया कि शूटिंग जो है वो 30 दिन की शेड्यूल की है, तो 45 दिन और 60 दिन की जा रही है, तो वो आपकी फिर उतना ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। लाइक अपने बजट अगर लेट्स से 1 CR का रखा है, 1 करोड़ का रखा है, तो वो आपका 1.5 से 2 करोड़ का हो जा रहा है आपकी पूरी शूटिंग करते करते। तो और उसके बाद में आपको पोस्ट प्रोडक्शन और उसकी मार्केटिंग और काफी अदर डिपार्टमेंट्स पे भी आपको खर्चा करना है। तो सॉफ्टवेयर वहां पे काफी ज्यादा रोल प्ले करता है, जो आपका 30 से 45 दिन बचा रहा है। तो इट इज मच मोर देन $2 या $10 कोई भी जो सॉफ्टवेयर के लिए पे कर रहा है। दैट इज जस्ट जो आपका आधे दिन में खर्चा हो रहा है, उससे भी कम है एक्चुअल में। और ये एक्चुअली पता है क्या, मैं आपको बहुत सिंपल एक एग्जांपल देकर समझाना चाहूंगा कि आपने बताया कि $2, $10 बहुत छोटा अमाउंट है, और आपने बताया 1 करोड़ फिल्में नहीं बनती हैं। यूट्यूब वीडियोस आज के टाइम में लोग सॉन्ग शूट करते हैं, फिल्मों का बजट कम से कम 5-10 करोड़ होता है। मैं बहुत छोटी फिल्मों की बात कर रहा हूँ, बिग बजट की बात नहीं कर रहा हूँ। जो इंडिपेंडेंट फिल्में भी होती है ना, उनका बजट भी मल्टीपल CRs में होता है। तो अगर हम उस पोर्शन में देखेंगे तो मुझे लगता है 0.00 कुछ % रहेगा जो सॉफ्टवेयर का बजट है। मैं बात कर रहा हूँ राइटिंग बजट की भी ना, क्योंकि मैं बहुत सारे एक्टर से खुद भी कनेक्ट हूँ। तो अगर सपोज एक फिल्म मेकर है, चाहे वो इंडिपेंडेंट, खासतौर पर इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स, तो वो क्या करते हैं, उनकी फिल्म का बजट फॉर एग्जांपल 5 करोड़ है, वो कोशिश करते हैं कि वो राइटर से 50,000 में कहानी लिखवा लें, और वो नहीं चाहते कि वो 60 या 70,000 ले। उनको लगता है कि एक्स्ट्रा बजट है। बट वही लोग जिनका बजट 5 करोड़ था, वो अनमैनेजमेंट, जो जिसे बोल लेते हैं अनऑर्गेनाइज चीजों के कारण, या जो GM फॉलो नहीं करते हैं, इनके कारण वही बजट 5 करोड़ से 7 करोड़ बढ़ जाएगा। उनको चलेगा, प्रोड्यूसर को भी चलेगा, 2 करोड़ वो लोग एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं। बट वो आपको 10,000, 20,000 या कि जो भी सॉफ्टवेयर आते हैं 1,000-2,000 रुपए, वो 2,000 खर्च करने के बजाय वो 2 करोड़ खर्च करते हैं। ऐसा चलता आ रहा है। रीजन बहुत सिंपल सा, उन्हें लगता है कि जो मतलब ये एक्स्ट्रा पैसा है जो जा रहा है राइटर्स को देना, या इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को देना, इस तरह की चीजों को, उन्हें लगता है कि ये एक्स्ट्रा खर्चा है। जबकि कहते हैं ना दूरदर्शिता कितना है, तो वो दूरदर्शिता वही है कि आप कैसे इंसान बनते हो, वो आपका कितना विजन है। तो विजन का मुझे लगता है बहुत जरूरी है। और सपोज करो एक फिल्म में 100 लोग हैं, एक प्रोड्यूसर है, एक डायरेक्टर और बाकी पूरा क्रू है। तो मुझे लगता है कि राइटर्स को भी कहना चाहिए। सी आज के टाइम में बहुत सारे राइटर्स कहने से भी डरते हैं कि सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए, या फिर हमें और पेमेंट चाहिए, यहाँ पर हम यहाँ खर्चा कर सकते हैं। तो लगता है कि उन्हें बताना जरूरी है। तो हम जो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, चाहे वो म्यूजिशियंस हों, चाहे वो राइटर्स हों, चाहे वो DOP हों, उन्हें लगता है कि कुछ चीज से मतलब इन्वेस्ट करने से हम
आने वाले टाइम बचा सकते हैं और मनी बचा सकते हैं, उनको बोलना एटलीस्ट चाहिए, क्योंकि लोग अवॉइड करते हैं। आई थिंक लोगों ने जहाँ सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है इन द टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर, वो पोस्ट प्रोडक्शन ही होगा। पोस्ट प्रोडक्शन यानी कि एडिटिंग, एडिटिंग, rather एडिटिंग, than डबिंग, म्यूजिक, दे आर ऑल rather than प्री प्रोडक्शन, जो मेजर एक्सपेंस है वो वहां पे किया गया है। ये पता है कैसा है संतोष, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, सॉरी, ये एकदम अच्छा आपने मुझे बताया। ये ऐसा है कि आपने एक बिल्डिंग बनाने का प्लान किया है और आपने नींव में आपने मतलब पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, आप पर अच्छे कांच लगा रहे हो, आप अच्छे एसी इंस्टॉल कर रहे हो, आप अच्छा पेंट कर रहे हो, बट जहाँ पे आपको बजरी लगाना था वहां पे आपने रेत भर दिया, आपने मिट्टी भर दी, आपको लगा कि यहाँ पैसा बचा लेता हूँ और अच्छा दिखना चाहिए, बट आप यकीन मानिए जब तक आपका बेस मजबूत नहीं है, जब तक आपने वहां पे बजरी ये सब नहीं डाला है, तो वो कैसे रुक पाएगा। तो सेम चीज आजकल फिल्मों के साथ हो रहा है, लोग अच्छी कास्ट ले लेते हैं, अच्छे एक्टर्स को हायर कर लेंगे ना, उनको वो अच्छा पेमेंट करेंगे, वो अच्छे और भी डिपार्टमेंट के लोग में भी म्यूजिशियन अच्छा ले लेंगे, बट वो क्या भूल जाते हैं, जो बेसिक है, जो बेस है, वो बेस पर ही ध्यान नहीं देते हैं, तो पानी डालना भूल जाते हैं, वो उम्मीद करते हैं कि अच्छे फल आएंगे। ओके, क्या आपको लगता है कि लॉन्ग फॉर्मेट जो है वो इंडिया में अभी एंटर हो पाएगा, या इंटरनेशनली भी वीआर पे लॉन्ग फॉर्मेट जो है वो सक्सेसफुल है या नहीं? नहीं, ये तो ऐसा है, मतलब मुझे लगता है वीआर इज फ्यूचर, और ये ऐसा ही था जब एक टाइम पर जब कंप्यूटर स्टार्टिंग में आए तो लोगों को बहुत डर लगा था कि कंप्यूटर इंसानों की जॉब खा जाएंगे, इंसानों को रिप्लेस कर देंगे, बट फिर भी वो चीजें हैं और लोगों की लाइफ को बहुत उन्होंने मतलब सिग्निफिकेंटली चेंज कर दिया, बेटर कर दिया, इंप्रूव कर दिया। सेम विद वीआर फॉर श्योर फ्यूचर है, फॉर श्योर, और मैं इसे 100% बिलीव करता हूँ कि आने वाले टाइम मतलब ऑल इमर्सिव होने वाला है, चाहे वो वीआर हो चाहे वो एआर हो। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आगे बढ़े। मेरे पास किसी तो प्रोड्यूसर का फोन था, तो ये वैसे ही प्रोड्यूसर मैं इनको फोन पिक नहीं कर रहा, बताता हूँ कि क्या है। यूट्यूब से ये क्रिएट करते हैं वीडियोज और कभी कभी फिल्म्स में आते हैं, कुछ ओटीटी के लिए। अभी आपको मैं बताया राजा मुराद की मैं एक सीरीज कर रहा था 6 साल पहले, तो ये उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। अभी ये मुझे कभी मैसेज करते तो बोलते हैं अजय आप एक कहानी लिख दो हमारे लिए, तो मैं बोलता हूँ कि मेरा बजट ये है, तो नहीं आप प्लीज इसको कम कर लो। तो इनका जो फोकस रहता है, इनका बजट भी वही रहेगा। अगर ये एक सीरीज बना रहे हैं चाहे वो यूट्यूब हो या ओटीटी के लिए, तो इनका बजट वही रहता है। ये कम बजट बनाते हैं, 70 लाख 80 लाख, बट ये कोशिश करते हैं कि राइटर को उसमें भी ना पे करें। तो ये तो इनका मतलब ये वही है कि लोग बेस पर एक्चुअली इन्वेस्टमेंट नहीं करते, करते हैं। हाँ, नहीं, लेकिन मैं इस मेंटालिटी को या इस पूरे ढांचे को समझना चाहूंगा कि यहाँ पे राइटर ही सबसे ज्यादा अंडरपेड क्यों है? ओके, सबसे ज्यादा अंडरपेड राइटर्स क्यों हैं? आप देखोगे यही सही है कहना कि राइटर सबसे ज्यादा अंडरपेड है? सबसे पहले तो यही कि ये सही है या नहीं है? मुझे लगता है ना कि इसका एक रीजन है बहुत, वो बेसिक सा है कि उनकी पर्सनैलिटी होती है। राइटर्स बहुत सेंटिमेंटल होते हैं, क्योंकि वो सेंटिमेंट्स पर कहानियां लिखते हैं, झूठ सच के ऊपर, तो बहुत सेंटिमेंटल होते हैं। अगर आप जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया के अंदर भी, जैसे एक इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन का नाम है SWA, स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अगर आप किसी फिल्म के लिए लिख रहे हैं तो वो ऐसा चाहते हैं कि आपकी फिल्म SW के अंदर रजिस्टर्ड हो, इस तरह से, तो वो रजिस्टर करा के फिल्म का काम करे, ताकि फर्दर डिस्प्यूट्स ना हो राइट्स, कॉपीराइट्स को लेकर, इस तरह से लेकर। तो इन्होंने जैसे रेस्टोरेंट में आप जाते तो आपको एक मेन्यू मिलता है ना, उसमें आपका चार्ज होते हैं, इडली 40 रुपए, चाउमीन, समोसा 150 रुपए। तो यहाँ पर इन्होंने एक रेट चार्ज दिया हुआ है कि आप इससे कम चार्ज नहीं कर सकते हैं। अब वो कितना किया, आपको मैं बताता हूँ कितना किया हुआ है। अगर आप इन्होंने फिल्मों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, ABC, स्मॉल बजट फिल्म्स, मिड बजट फिल्म एंड बिग बजट फिल्म्स। बिग बजट फिल्म्स में आपका धर्मा, वायरस, जिसकी जो 50 करोड़ से ऊपर फिल्में बनती हैं, बजट होता है। फिर आता है आपका मिड बजट फिल्म है, जिसकी कीमत 7-8 करोड़ 10-20 करोड़ तक होती है। मिड फिल्म आता है आपका अंडर 5 और 5 करोड़, इससे नीचे फिल्म नहीं बनती, तो 5 करोड़ की है। तो 5 करोड़ से स्मॉल बजट, देन फिर मिड, देन बिग बजट। तो जो SW ने जो एक मेन्यू दिया है, जो हम बोल सकते हैं रेट लिस्ट दिया है, वो है, मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे जो फर्स्ट पायदान है ना, पहला जो स्टेप है स्मॉल बजट फिल्म के लिए, वो है स्क्रीन प्ले के लिए 12.5 लाख रुपए। स्टोरी का अलग रहेगा एंड डायलॉग का अलग रहेगा। तो कुल मिला के आपका, अब देखो 12.5 लाख रुपए आपको स्क्रीन प्ले का है, पर क्या इतना राइटर्स को मिलता है? नहीं मिलता है। राइटर्स को
50,000 में लिख दो, 60,000 में लिख दो, जो कि अब देखो फॉर एग्जांपल अगर मुझे 12 लाख मिलेंगे या आपको 12 लाख राइटर मिलेंगे, तो मेरे ख्याल से आप उसमें 3 महीने 4 महीने देने आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपको बिल्स करने की दिक्कत नहीं है, आप अपना रेंट पे कर सकते हो, बिल्स पे कर सकते हो, जो भी आपकी चीजें होती है ना राइटिंग के दौरान आप वो पे सकते हो। पर अगर आपको बोला जाए कि आपको 30,000 रुपए 40,000 रुपए दिया जा रहा है, ठीक है, तो अब क्या उस स्क्रिप्ट को 6 महीने में लिखोगे? नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आप अपने बिल्स ही पे नहीं कर पाओगे। तो क्या चीज होती है फिर, आपका क्वालिटी में फर्क पड़ता है, क्वालिटी सफर करती है, फिल्म सफर करती है। तो एक्चुअली रीजन क्या था, क्यों अंडरपेड राइटर्स हैं, जबकि सबको एक मेन्यू कार्ड मिला हुआ है, रेट कार्ड मिला हुआ है कि आपको इतना चार्ज करना ही पड़ेगा। बट अगर मुझसे कोई बोलता है अरे आज 10 लाख नहीं दे पाएंगे, हम 5 लाख में काम कर लो, तो मुझे तो लगेगा यार चलो कर लेते हैं। तो ये जो चलो कर लेते हैं ना, जो सेंटीमेंट्स हैं कि चलो यार फिल्म बनी चाहिए, मेरा जो मेन पर्पस है, मैं पैसों के लिए मैं फिल्में नहीं बना रहा हूँ, मैं पैसों के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मेरा काम है मेरी कहानी बाहर आए। तो जो ये मुझे बड़ा अनफेयर लगता है खासतौर पर राइटर्स के लिए। मैं ऐसे देखता हूँ कि अगर मैंने एक कहानी लिखी या किसी ने एक कहानी लिखी, किसी राइटर ने, तो उसे अपने बेबी की तरह ट्रीट करना चाहिए, एंड उसका बेबी की सेम एक्सपेक्टेशन है उससे भी कि वो उसको उस मुकाम तक पहुंचा है, ना कि ये कि मैंने लिख दिया है एंड ये अपनी जर्नी खुद कर लेगा। नहीं। और राइटर्स का ये होता है कि उनको लगता है कि अगर उन्होंने कुछ लिख दिया है ना, तो वो उन्होंने कुछ बड़ा अच्छा काम कर दिया, एंड देन उनकी जो जॉब है खत्म हो गई है, एंड देन वो बोलते हैं ठीक है। बहुत से राइटर्स फ्री में भी लिखते हैं, उन्हें लगता है कि एक बार मेरा नाम आ जाएगा। और ऐसा क्यों होता है, प्रोड्यूसर आपको ऐसा अप्रोच करते हैं कि अरे अजय हम एक बहुत बड़ी फिल्म बना रहे हैं, ये एक्टर्स हैं, हम आपको पे नहीं करेंगे बट आपका क्रेडिट जाएगा, और वो इसमें बड़े खुश हो जाते हैं कि उन्हें क्रेडिट मिल रहा है। तो ये जो चीजें हैं ना, तो सेंटीमेंट्स मुझे लगता है राइटर्स आर सेंटीमेंटल फूल। Okay. That's why they are underpaid. Okay. So and next segment की तरफ बढ़ते हैं, that is art cinema versus commercial cinema. सबसे पहले तो आप इसको डिफाइन कैसे करते हो कि आर्ट सिनेमा है या कमर्शियल सिनेमा है? ओके तो आप देखोगे ना, तो एक्चुअली इंडिया बहुत हम लोग करते हैं ऐसा आर्ट सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा, और आप देखोगे बाहर वेस्ट में तो वहाँ फिर भी उतना इस चीज इतना फोकस नहीं रहता है। इंडियन में आर्ट सिनेमा क्यों कर दिया है, जब एक फिल्म मेकर एक फिल्म बनाता है जिसमें एक राइटर जिसने बहुत मेहनत से फिल्म बनाई है और पूरा दिल जान लगा दिया, और उनको उसने फिल्म को रिलीज कर दिया, उसको स्टार्टिंग में कैसे रहा होगा इसकी डेफिनेशन अलग है, बट मैं जानना चाह रहा हूँ, आपका सवाल का जवाब देता हूँ, मैं खुद इसको समझना चाह रहा हूँ। तो कैसे ये बना होगा आर्ट सिनेमा और ये कमर्शियल सिनेमा? तो एक फिल्म मेकर्स ने बहुत प्यार से फिल्म बनाई, एक राइटर ने बहुत प्यार से उस पर अपनी जी जान लगाकर कहानी लिखी, डीओपी ने उसको शूट किया, एंड देन वो जब वो रिलीज होती है तो उसको उतना ऑडियंस नहीं देखती है। बट बजाय कि वो ये मान ले कि मे बी हम थोड़ा अपने आप को चेंज कर लें, उन्हें लगता है कि ये हमारा सिनेमा है और ये एक आर्ट है। मे बी ऑडियंस, सत्यजीत रे ने बहुत बड़ी बात कही थी जो मुझे अच्छी भी लगती है कि इंडियन ऑडियंस आर बैकवर्ड ऑडियंस। तो अब वो ऐसे क्या जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमारा जो काम है वो बहुत बेहतरीन काम है, अगर इंडियंस ऑडियंस नहीं समझ पा रही है तो ये आर्ट है। और कमर्शियल फिल्म हम बोलते हैं मास फिल्म्स, जो मतलब मास लोगों को देखी जाती है। हालांकि इसमें बहुत सारा डिफरेंस है कि हम इसको बजट से भी कर सकते हैं कि कैसे इशू उठाए जाते हैं ना, बट मुझे अभी भी लगता है ना कि आर्ट सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा, आप जितना इसके बारे में बातें करोगे ना, आप उतनी इसके बारे में जो खाई है बीच में बढ़ाते चले जाओगे। हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें आर्ट थोड़ा एक स्तर पे चले और कमर्शियल एक स्तर पे चले, ताकि हम एक फिल्म पर काम कर सकें। जितनी हमसे ये वही है कि काले जो गोरे जो वैसा पूरा चलता है ना, कि जितना भी डिस्क्रिमिनेशन रहा है रंग भेद के ऊपर, तो वही है आर्ट सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा। तो हमें समझना होगा कि हम बात तो सिनेमा की ही कर रहे हैं, आप उसको आर्ट कर दो, उसको कमर्शियल कर दो, हम क्यों ना एक एक कदम खुद स्टेप बढ़ा सकते। तो जब भी अगर मैं एक कहानी लिख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत मतलब हिडन टॉपिक है या हिडन सब्जेक्ट और ये आर्ट कैटेगरी में आता है, तो मे भी मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि उसकी प्योरिटी को अनचेंज, उसकी प्योरिटी को बिना बदले मैं लाइक आर्ट तो सब में ही इन्वॉल्व है, आर्ट तो आपका कमर्शियल सिनेमा में भी इन्वॉल्व है, बट एक्चुअली उसी फिल्म को क्यों कैटेगराइज करना चाह रहे हैं, मैं इसी चीज को समझना चाह रहा था। क्योंकि मैंने काफी इंटरव्यूज और काफी जगह पढ़ा है कि ये आर्ट फिल्म थी और आर्ट फिल्म रहते हुए इसने अच्छा कमा लिया। क्योंकि एक हमेशा कंपैरिजन होता है, इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी हमेशा होता रहा है कि इस फिल्म ने इतना कमाया, इस फिल्म ने इतना कमाया। और आर्ट फिल्म कभी, और या तो रीजनल फिल्म, जैसे अभी कुछ सालों से रीजनल फिल्म्स अभी
काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही हैं, तो अब रीजनल फिल्म के भी 4-5 लैंग्वेजेस में डब्स बन रहे हैं ताकि वो पैन इंडिया रिलीज की जा सके। राइट। तो अब ऐसा आर्ट सिनेमा के साथ में क्यों नहीं होता है, या आपको लगता है कि आने वाले फ्यूचर में ऐसा होगा? नहीं, अगर जब तक आर्ट सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा डिफरेंट रहेगा तो कभी नहीं होने वाला ये। जब तक सिनेमा मिल नहीं जाता, जब तक हम सिनेमा को सिनेमा नहीं कहेंगे तब तक तो ऐसा नहीं होने वाला। रीजन क्या है कि जब हम आर्ट सिनेमा कहते हैं तो हम अपने काम को बड़ा स्पेसिफिक बताते हैं कि जो हमारा काम बड़ा स्पेसिफिक है और इसकी जो ऑडियंस भी स्पेसिफिक होनी चाहिए ना, उसको मास लोग नहीं देखेंगे। और तो यही एक मैं इसको ये नहीं कहूँगा, पर जो भी ये डिस्कशन या जो भी ये पूरा डिस्प्यूट या जो भी इसके बीच में आर्गुमेंट्स रही है ना आर्ट और कमर्शियल के बीच में, हमें समझना वो हम किसके लिए फिल्म बना रहे हैं। अगर मैं एक कहानी लिख रहा हूँ तो मैं उस कहानी को डायरी में लिख लूंगा। अगर मैं अपने लिए फिल्म बना रहा हूँ, अपने लिए कहानी बना रहा हूँ, तो मैं उसको डायरी में लिख के अपने पढ़ के खुश हो सकता हूँ। अगर मेरा काम है कि मैं इसको सर्व करूँ, मैं तो पब्लिक से देखे, तो मुझे टेक केयर तो करना होगा ना कि आप कह रहे हो तो पब्लिक देखने वाली उसको, तो आप उसमें कितना, वो एक थिन लाइन है ना ये कि आर्ट में क्या होता है। देखो कमर्शियल सिनेमा में इनका एक फॉर्मूला है, मैं उसके भी बहुत मतलब पक्ष में नहीं हूँ। जो भी हमारा कमर्शियल सिनेमा है उनका एक फॉर्मूला बन चुका है। ये लोग एक 2-3 गाने डालते हैं, कमाल के गाने, एक आइटम सॉन्ग डाल देंगे। इनका ऐसा रूल्स बनता है, मैंने कुछ लोगों के साथ काम किया तो उनका पूरा ऐसा बनता है कि अच्छा इसमें 3 गाने डाल दो, एक आइटम सॉन्ग डाल दो, फाइट सीक्वेंस ऐसा कर दो, क्लाइमैक्स ऐसा कर दो। तो ऐसे ही फिल्म को करते हैं, जिसे बोलते हैं हम कमर्शियल सिनेमा। जबकि फिल्में ऐसे नहीं बनती हैं। आर्ट सिनेमा में बहुत दोनों में दोनों रिजिड लोग हैं, दोनों को थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि फिल्म्स को आप एज ए फॉर्मूला नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो फिल्में फॉर्मूला से बनती है ना वो हिट भी हो जाती हैं। टाइगर श्रॉफ जैसे एक्टर, वरुण धवन जैसे एक्टर क्यों इतने हिट हैं? क्योंकि वो फॉर्मूला फिल्में बनाते हैं। आपकी फिल्म स्त्री जितनी फिल्में बनेंगी ना वो सब फॉर्मूला फॉलो करते हैं और वो हिट फॉर्मूला है, तो इसके लिए उसे कमर्शियल सिनेमा का नाम दे दिया है। और जो भी आम लोगों की जो हम बोल सकते हैं कि उनकी जो उनको लगता है कि ऐसी फिल्म होनी चाहिए, जो उनसे अलग बनाते हैं ना, कुछ जो लगता है थोड़ा ऑफ बीट फिल्में हैं, तो उसको वो आर्ट सिनेमा कहते हैं। तो उसमें वो इन चीज़ों से बड़ा परहेज करते हैं, आइटम सॉन्ग से, जितने भी फॉर्मूलाज हैं। तो मुझे लगता है कि फिल्म इज लिटिल बिट ऑफ मैथ, तो उसमें थोड़े बहुत फॉर्मूले चल सकते हैं, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, बट इट शुड नॉट बी द कम्प्लीटली मैथ। तो ये थोड़ा सा केमिस्ट्री, थोड़ा सा मैथ, थोड़ा सा फिजिक्स, सब कुछ का मिक्सचर है तो ये ठीक है, बट जब तक आपसे डिफरेंशिएट हमेशा एक तो टेम्पलेट नहीं फॉलो करना चाहिए, बस जो आइडिया या स्टोरी की डिमांड है वो फॉलो करना चाहिए। आई थिंक आर्ट सिनेमा ज्यादा जस्टिफाई करता है रादर देन कमर्शियल सिनेमा। जस्टिफाई लगता है, बट कुछ लोग अब देखोगे आर्ट फिल्म, हम आर्ट फिल्म की बात कर रहे हैं तो कितने लोग उन्हें देखने जाते हैं। तो अगर आप कुछ बात कह रहे हो जो बात लोग सुन ही नहीं रहे हैं, ठीक, तो मुझे लगता है कि मुझे कहने के जो मेरा तरीका उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। अगर आपको लोगों में बदलाव लाना है फिल्मों के थ्रू या कहानियों के थ्रू, तो पहला जो शर्त है, पहली जो कंडीशन है कि लोग सुने आपको। दोनों में लाइक कंटेंट वाइज क्या डिफरेंस होता है, देन ऑडियंस एंड प्रोडक्शन वैल्यूज, इन तीनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है? प्रोडक्शन वैल्यूज तो जैसे आपने बता ही दिया, बट एक्चुअल नंबर्स में क्या डिफरेंस है इन तीनों में, कंटेंट, ऑडियंस और प्रोडक्शन वैल्यू नंबर्स? हाँ, ओके। तो जैसे हमने बताया कि हमने अभी डिस्कशन किया, लाइक आपने कंटेंट का भी बता दिया कि कंटेंट यहाँ पे ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड कंटेंट क्रिएशन हो रहा है, यहाँ पे आइडिया बेस्ड और क्रिएटिव बेस्ड कंटेंट ज्यादा क्रिएट होता है आर्ट सिनेमा में। देन सिमिलर ऑडियंस, इसकी मासी ऑडियंस है, इसकी सिमिलर आर्टिस्ट, और जो फिल्मों में इन्वॉल्व है केवल वो ही लोग हैं। ओवरऑल प्रोडक्शन वैल्यू जो है फिर यहाँ पे कम क्यों है? जब यहाँ पे आर्टिस्ट ही उस चीज को देखने जा रहे हैं और उस चीज को अप्रिशिएट करने जा रहे हैं, तो ओवरऑल प्रोडक्शन वैल्यू कम क्यों है? तब तो वो ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो तो आर्टिस्ट के लिए ही बनाया जा रहा है जो एक्चुअल फिल्में बना रहे हैं। अगर मैं एक पर्सपेक्शन से देखूं तो ये भी एक अराइज हो सकता है, मतलब इस वजह से वहाँ पे प्रोडक्शन वैल्यू में इतना डिस्पैरिटी क्यों है, और डिस्पैरिटी है कितना ज्यादा? ओके ओके। तो रीजन बहुत सिंपल सा है इसके पीछे, मुझे जो लगता है, क्योंकि जैसे कि हम बात करते हैं फिल्मों को देखने कौन जाता है। हम अगर बात करें इंडस्ट्री की या क्या, जितनी फिल्में बनती हैं 1000, 2000, 3000, 4000 फिल्में जो बनती हैं सालाना की भारत में, देखने जो जाते हैं वो आम लोग हैं ना। जो सबसे ज्यादा जो हम बात करते हैं, अगर आपने एक प्रोडक्ट बनाया, एंड ऑफ द डे फिल्म एक प्रोडक्ट है, चाहे उसमें हम आर्ट हो या चीजें हो, बट वो प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट को यूज कौन करता है? हमारे कंज्यूमर कौन है?
हमारी जो पॉपुलेशन है तकरीबन 150 करोड़, उसमें जो 99% जो लोग हैं, जैसे बोलते हैं ना कि 99% मतलब 1% जो मिलेनियर्स हैं, और जो 99 है जो मतलब जो एस्पायरिंग ड्रीमर्स हैं, मतलब उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ कम रहता है, छोटी गाड़ी, छोटी टीवी, सब कुछ छोटा रहता है उनके पास, तो वो हमेशा बड़े करने की कोशिश में लगे रहते हैं। एंड जो 1% पॉपुलेशन है वो मतलब काइंड ऑफ ड्राइव कर रही चीजों को। तो अब वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं एक्चुअल में। हम देखें हमारे जो कंज्यूमर है ना, बहुत फ्रस्ट्रेटेड कंज्यूमर है हमारे, तो उनको नहीं चाहिए आपका ज्ञान। आर्ट फिल्म एक्चुअली एक काइंड ऑफ अ प्रीचिंग, यू शुड नॉट बी डूइंग दिस थिंग, आपको ऐसा करना चाहिए या ऐसा कुछ। बट अगर आप देखते हो कमर्शियल सिनेमा, उनका एक सिंपल मोटो है, एंटरटेनमेंट। जैसे विद्या बालन की एक फिल्म आई थी जिसका था कि फिल्में 3 चीज चलती हैं, एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट चाहिए, यस, तो ऑडियंस को एंटरटेनमेंट चाहिए जो कि कमर्शियल सिनेमा भरपूर देता है। उसमें वो आइटम सॉन्ग भी डालेगा, उसमें वो गाने भी ऐड करेगा, फाइट सीक्वेंस भी करेगा, डिशुम भी बातें होंगी। जो आर्ट सिनेमा जब हम बोलते हैं, जो दूसरा जिसे हम ऑफ बीट सिनेमा भी बोल सकते हैं, बहुत सारे नाम है उसके, पैरेलल सिनेमा भी हम बोलते आ रहे हैं, कई सारे नाम लोगों ने दिए हैं। तो वो सिनेमा, वो लोग बातें तो उन्हीं लोग ही करेंगे जो 99% लोग हैं, बट वो ऐसे बातें करते हैं कि वो केवल 1% को समझ में आती है। तो मुझे क्या लगता है कि अगर मैं बातें कर रहा हूँ एक रिक्शे वाले के लिए या एक सब्जी बेचने वाले के लिए, तो उसको समझ तो आनी चाहिए। मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा संतोष जी। एक किताब में पढ़ रहा था, महात्मा गांधी की जो बायोग्राफी है, माय एक्सपीरियंस विद द ट्रूथ। तो उसमें जब वो भारत आते हैं पहली बार, मतलब अफ्रीका का पूरा जर्नी उनका हो चुका है एंड वो एक काइंड ऑफ फिगर, पब्लिक फिगर बन चुके हैं, तब जब वो भारत आते हैं तो कांग्रेस की मीटिंग्स होती हैं उस समय ना, आज़ादी से पहले, काफी पहले। तो वहां पर सब लोग ना अपना जो भाषण होते हैं, जो जिसे हम बोलते हैं स्पीच, भाषण को, तो वो अपना इंग्लिश में भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, और बहुत मतलब वो जो भाषण होता है उसको प्रॉपर्ली लिखा जाता है, बड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में। तो गांधी जी लगता है कि यार ये लोग तो अच्छा भाषण दे रहे हैं, नो डाउट, इनके लिए क्लैप भी होनी चाहिए, बट लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बता रहे हैं। जब तक लोग समझेंगे ही नहीं, सी अब जो वो लोग थे, नेहरू, जिन्ना, जो भी वो टीम थी, वो थे आर्ट सिनेमा वाले। वो लोग क्या थे, उनको कुछ बात बड़े दिल से कहनी है, बट पब्लिक क्या अंडरस्टैंड कर रही है वो उस पर इतना ध्यान नहीं था। तो गांधी जी ने जो जब हम बातें करते हैं कि आजादी के लिए, तो गांधी जी ने जो बहुत अच्छा एक काम जो मुझे किया, वो था कनेक्शन विद द ऑल दिस पॉपुलेशन, नो। तो जिन्ना, नेहरू, जितने भी लोग रहे थे, मे बी उनके पास अच्छी बातें रही होंगी, बट उनको सुनने के लिए जो कान दिए ना, वो गांधी जी के थे। तो हमें लगता है कि आर्ट भी उस तरीके से काम कर रहा है, वो बात तो उन्हीं लोग ही कर रहे हैं, उन 99% लोगों की, बट वो समझ केवल 1% लोगों को आ रही है। तो हमें इसको थोड़ा सा चेंज या कुछ करना होगा। तो हाँ, ऐसा कुछ है। आई डोंट थिंक इसको चेंज भी करने की जरूरत है, क्योंकि वो जिन लोगों के लिए बन रहा है, फॉर द आर्टिस्ट, उन्हें वो चीज पता है और वो उस चीज के लिए अवेयर है। और अगेन, जैसे कमर्शियल सिनेमा मासी के लिए बन रहा है, वो वहाँ पे उन्हें एंटरटेनमेंट ही चाहिए, उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें वो चाहिए ही नहीं। तो उसको चेंज करने की भी आई डोंट थिंक की जरूरत है, क्योंकि दोनों क्रिएटिव स्पेस में अपनी अपनी जगह पे हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बट एक और चीज मैं इसमें संतोष जी ऐड कर देता हूँ। फिल्म्स या कहानियां होती हैं, जो भी हमारा समाज होता है ना, हम एक तो ये बोलते हैं कि कहानियां समाज, मतलब कहानियां समाज का दर्पण होती है। एक और इसका चीजें होती हैं, हमारा समाज, सोसाइटी या देश कैसे प्रोग्रेस करने वाला है, वो भी फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे सपोज एक फिल्म आई थी अभी एनिमल, अब एनिमल, KGF, अभी जो फिल्में देखोगे तो ये यूथ में जो भी, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा कमाया इन्होंने, मतलब हजारों करोड़ों में पैसा कमाया, इनका फुटफॉल्स बहुत बड़ा था, कई करोड़ों लोगों ने इन फिल्मों को देखा। तो आप कैसी मानसिकता उन लोगों में भर रहे हो, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना कि बच्चा आप क्या बता रहे हो वो नहीं सीखता है, आप क्या कर रहे हो उससे वो सीखता है, आपके एक्शन से सीखता है, ना कि आपके वर्ड से। सेम विद द ऑडियंस, आप उनको कैसा सिनेमा परोस रहे हो ना, वो वैसे ही बनेगी। आज के टाइम में हम देखते हैं इतने डिप्रेस लोग क्यों हैं, आप बाहर निकलो, खासतौर पर मेट्रो सिटीज में, ट्रैफिक में, आपको वो झलझलाहट आपको मालूम पड़ेगी, जो झलझलाहट उनके ऊपर है, गुस्सा, वो सब चीजें, वो सब फिल्म, मुझे लगता है कि फिल्में बहुत एक अच्छा मीडियम है इन चीजों को समझाने का। तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हम इसको ऐसी लेट को चलने देंगे कि चल रहा है चलने दीजिए, आर्ट को ऐसी बनते रहने दीजिए, कमर्शियल सिनेमा को ऐसे ही, तो हम मतलब डेवलपिंग टू डेवलप नहीं होने वाले, हम डेवलपिंग से अनडेवलप हो जाएंगे जरूर, ऐसा हो सकता है। तो फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और हमें बहुत ही मतलब इसके लिए
बहुत ध्यान से इन पर काम भी करना चाहिए, लिखना या जो भी फिल्में बनाते हैं या जो देखते हैं, तो इट शुड बी अ चॉइस ऑफ इंटेलिजेंस आल्सो। आई थिंक एनिमल जो आपने जिक्र किया, इस पे तो ऑलरेडी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो चुकी है और इसीलिए हाँ, कर दिया। और जो मूवी के डायरेक्टर हैं उनका आर्ट ऑफ स्टाइल ही वायलेंस है। तो उनकी जो प्रीवियस लास्ट की जो साउथ की फिल्में हैं, जो कि मेरा उनके वन ऑफ द टीममेट से एक बार डिस्कशन हो चुका है, एक बार डिस्कस कर रहे थे, तो उनका सिंपल था कि उन्होंने पहले डिफरेंट टाइप ऑफ तरह ट्राई किया, बट यहाँ पे उनको एक वायलेंस वाला ये जो एक कम्प्लीटली इस तरह का सिनेमेटोग्राफी था, उससे वो उनको बहुत ज्यादा एनहांस कर रहा था, तो वो यही डायरेक्शन लेके आया। अब नाउ अगेन ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो सकता है, क्योंकि अगेन अगर हम यूएस का सिनेमा देखें और यूएस का इनफैक्ट एडल्ट रेटेड और वायलेंट सिनेमा देखें, तो वहां पे तो काफी ज्यादा है, और वो चीज अभी इंडिया अडाप्ट करने में बहुत पीछे है, एक चीज। दूसरी कि यहाँ पे सेंस ऑफ एजुकेशन तो जरूरी है, साथ में सेंस ऑफ जो ग्रेडिंग होता है सिनेमा का, वो भी काफी अच्छे से करने की जरूरत है, ताकि डायरेक्टली बाइकआउट ना हो। क्योंकि होता ये है कि स्क्रीन पे आ गए, देन उसके बाद में भाई बाइकआउट कल्चर जो यहाँ पे हो गया है, तो बाइकआउट कल्चर हम वैसे ही कर सकते हैं कि अगर उसको पर्टिकुलर ग्रेडिंग दे दी गई है, तो एक गवर्नमेंट अथॉरिटी या कोई भी जो अथॉरिटी है उसको करना चाहिए, यार ये ऑलरेडी इस ग्रेड के अंदर है, इस सर्टिफिकेट के अंदर है, आपको इसका बाइकआउट नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट जिन लोगों ने काम किया है, जिन लोगों ने मेहनत की है, उन्हें तो अर्निंग मिलनी चाहिए ना। दैट्स व्हाट आई थिंक। इसमें आपने एक जिक्र किया कि जो वेस्ट में बहुत जो फिल्में बनती हैं, तो वो मतलब उसमें बहुत इस टाइप वायलेंस बहुत होता है। अगर हम बात देखिए, हम कैसे पता लगाएं कि कितना वायलेंस होता है, नंबर ऑफ फिल्म्स या नंबर ऑफ पीपल? तो आप देखोगे जो हर साल जो उनकी फिल्में बनती हैं, जो सबसे ज्यादा पैसे कमाती हैं, जो सबसे ज्यादा लोग देखते हैं ना, पैसे कमाना मतलब सबसे ज्यादा लोगों को देखना, मैं सबसे ज्यादा कमर्शियल मतलब जो सबसे ज्यादा आपको लोगों ने वॉच किया मूवी को, तो आप देखोगे जो फिल्म टॉप्स करती हैं तो वो फेरी टेल्स होती हैं, वो मैजिक की फिल्में होती हैं, वो हैरी पॉटर की फिल्में होती हैं, वो डिज्नी की फिल्में होती हैं, पिक्सार फिल्में होती हैं। भारत में वो एनिमल होती है, भारत में वो कबीर सिंह होती है। जी, यही डिफरेंस है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिनेमा नहीं बनना चाहिए, बट ऑडियंस कैसे उसको परसीव कर रही है, तो वहां की ऑडियंस फेरी टेल्स के लिए भी उतनी ही मतलब उसी जज्बे से देखती है, वो रोमांस को भी चीज देखती है, वो जो आप किसे बोलते हैं इंटेलिजेंस सिनेमा, जैसे अभी एक फिल्म आई थी ओपनहाइमर के कमाल की फिल्म लगी। अब उसमें आपको वायलेंस नजर, वो डिफरेंट टाइप ऑफ वायलेंस, बट जो हिस्ट्री को एक उन्होंने काइंड ऑफ रिक्रिएट किया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री थी, फर्स्ट एटॉमिक बम कैसे बनाया गया, उसने अभी $1 बिलियन कमाए, ठीक है। पर आपको लगता है कि अगर भारत में इस सब्जेक्ट कोई फिल्म बनेगी तो ऐसा कमा पाएगी? नहीं कमा पाएगी। भारत में एनिमल कबीर सिंह ही कमा सकती हैं, स्त्री कमा सकती है, क्योंकि उसके अंदर सैम बहादुर आई थी कुछ टाइम पहले, सैम बहादुर आई थी, रणचंदू चैंपियन आई, जो कि रियल लाइफ इंस्पिरेशनल स्टोरीज पे है, आगे चली गई। उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उतना ज्यादा नहीं हुआ जितना आपने जिन मूवीज का जिक्र किया उनका हुआ है, तो आप बिल्कुल मैं वही बोल रहा हूँ आपसे। तो फिल्में तो जी, मुझे फिल्में बनने से कोई वो नहीं है, फिल्में बनानी भी चाहिए, बट हम ऑडियंस हमारी क्या देखना पसंद कर रही है ना। तो जब तक KGF को देखने वाले लोग बढ़ेंगे, KGF पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 और पार्ट 5 भी बनते रहेंगे, क्योंकि ऑडियंस की डिमांड आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम दोबारा वापस उसी आर्ट पे जा रहे हैं, पर हमें लगता है कि खास तौर पर फिल्म मेकर को समझना होगा कि अगर उनको अपनी बात कहनी है तो एटलीस्ट वो लोगों को समझ तो आनी चाहिए उस वे में, थोड़ा सा मतलब फ्लेक्सिबल हो सकते हैं वो, इतना रिजिड मतलब मुझे लगता है इन एंटरटेनिंग वे, जैसा हमारी इंडियन जनता चाहती है। यस, आप ऐसा कर सकते हैं। ओके कूल। thank you for this podcast, thank you for the session. Now जो एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हैं, जो अभी अपकमिंग राइटर्स हैं, उनके लिए आपके कुछ सजेशंस कि उनको कहाँ पे एक्चुअल मेहनत करनी चाहिए, कहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, टाइम और मनी दोनों कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि सपोज मैं कुछ शेयर करता हूँ कि जो नए लोग हैं वो समझ सकें। एक तो ये होता है कि ये एक ऐसी जर्नी जिसमें आप खुद गिर कर संभलते हैं और आप समझते हैं कि कहाँ ठोकरें हैं, कहाँ आपको कैसे चलना है। तो आप कितना भी आपको कोई गाइड कर दे, आप फिर भी गिरोगे, और गिरना जरूरी भी है। अगर आपको अपने घुटने मजबूत करने हैं, अपना जिगरा मजबूत करना है, तो आपको गिरना बहुत जरूरी। तो गिरना में बुराई नहीं है और गिरना सही है। पर मैं क्या बता सकता हूँ कि यही कि जब आप फिल्में या
इस टाइप का कोई मीडियम कर रहे हैं, आर्ट जब आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, चाहे वो कमर्शियल वे में हो या आर्ट सिनेमा के वे में हो, आप थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं कि आप जो भी कह रहे हैं वो फॉर श्योर ऑडियंस, रीडर्स, लोगों को इफेक्ट करने वाला है। तो आप क्या कन्वे करना चाहते हो? तो मे बी हो सकता है ऐसा कि शॉर्ट टर्म प्लेजर आपको कुछ चीज दे दें, जैसे कि जो फिल्में बनती हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छी लगती हैं, आप जाते थिएटर में देख के मजा आता है, बट 20 साल के बाद शायद आप उसको वैसे अप्रिशिएट ना करो। तो जैसे हम कहते हैं ना कि शॉर्ट टर्म प्लेजर में भी इन अ लॉन्ग टाइम कर्स, हो सकता है कि आपको जो अभी अच्छा लग रहा है वो आने वाले टाइम में आपको उतना ही गिल्ट प्रोवाइड करे। तो जब आप राइटिंग कर रहे हैं तो आप खुद के लिए तो नहीं कर रहे हैं, तो आप कुछ लोगों के लिए कर रहे हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि रिस्पॉन्सिबल होना अपने काम के लिए बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप क्या सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, आप कहाँ से पढ़े हैं, ये सब बहुत सारी चीज चल रही है ना, बहुत सारे फिल्म स्कूल्स हैं, बहुत सारी चीजें जो आपको काम को ईजी कर सकते हैं। बट बीइंग ए क्रिएटिव पर्सन और बीइंग ए, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो, आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा बस। और आपका जो भी आपको लगता है कि क्योंकि एक और चीज आती है कि वाई आर राइटर्स अंडरपेड। तो अगर सपोज कोई प्रोड्यूसर आपसे कोई डिमांड करता है जो आपको लगता है कि डिमांड जायज नहीं है, तो वहां पे आपको थोड़ा डरना थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप डर रहे काम करोगे वो उतनी चीज आपको डर आपको उतना ही हावी होता चला जाएगा। तो बस मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनिए, डरने से मत डरिए और रिस्क लेके मजा लीजिए। रिस्क है तो इश्क है। बहुत सुंदर। एंड अभी कोई आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो हमारे लिसनर्स देख सकते हैं या जा सकते हैं कहीं? हाँ, जो भी तो आने वाले मेरे हैं। ख्याल है जब ये, हाँ संतोष, तो जब ये आई थिंक पॉडकास्ट अवेलेबल हो जाएगा मे बी यूट्यूब पर शायद, तो मेरी किताब छप चुकी होगी, मैंने प्रोसेस कर दिया है। तो किताब का नाम है अरेली एंड ग्रैंड मदर्स गार्डन। ये एक जादू की कहानी है, ये किताब है बच्चों के लिए जो मैंने लिखी है। तो इट्स अ काइंड ऑफ जो आपके अंदर का जो एक बच्ची से एक मैप मिलता है, एक नक्शा मिलता है जो कि खजाने की खोज में निकलती है। जर्नी मालूम पड़ता है कि जो खजाना जो ढूंढ रही थी बाहर वो उसके खुद के अंदर था। और जर्नी आपको जैसे हमने कहा ना कि आप जर्नी में तो गिरते हो, संभलते हो, बट वो जरूरी है। तो उसका एक मेन मोटो जो लाइन का वो ऐसा है कि डेस्टिनेशन विदाउट अ जर्नी इज नॉट अ डेस्टिनेशन। तो सफर बहुत जरूरी है, अगर कोई मुकाम तक पहुंचना है तो उसके लिए बहुत सफर जरूरी है। तो ये किताब जो कि बहुत जल्दी आने वाली है, जब तक ये वीडियो अवेलेबल होगी तो ये किताब आपको अमेजोन पर मिल जाएगी, आप पेपर बैक में अवेलेबल रहेगी, आप इसे ऑर्डर कर सकते हो। और इसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशंस हैं बच्चों के लिए, कि बच्चों को थोड़ा, मैं चाहता था कि बच्चों को थोड़ा सा तो पेज को किस एज ग्रुप के लिए आप स्पेशली इसको लिख रहे हैं? ये है 8 साल से 15 साल 16 साल, हालांकि बात भी पढ़ सकते हैं, बट ये उनके लिए प्रिफरेबल है। जो उसका मेन प्रोटैगनिस्ट है वो एक 8 साल की बच्ची है जो इस खजाने की खोज में निकलती है, और बहुत सारी चीजें बहुत सारे जानवरों से मिलती है जो कि बहुत कमाल के जादू से भरी दुनिया में पहुंचती है। तो वो कहानी है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, अमेजन पर अवेलेबल है। किताब का नाम मैं फिर से बता देता हूँ, अरेली एंड द ग्रैंडमास मैजिकल गार्डन। श्योर। एंड जब अवेलेबल होगी प्लीज सेंड अस द लिंक ऑल्सो, ताकि हम अपनी कम्युनिटी पे और इस पॉडकास्ट के नीचे भी डिस्क्रिप्शन पे भी लगा दें, ताकि जिन्हें रीच आउट करना है वहां पे रीच आउट करें। एंड योर सोशल्स आल्सो, इफ यू वांट, लोग आपको सोशल पे और रीच आउट करें, आपसे और सीखें, आपसे और बात करें, अप्रोच आउट करें, देन वो भी आप बता दीजिए, ताकि लोग आपको अप्रोच करें एंड देख सकें आपका काम। ओके, तो मतलब मेरा सोशल मीडिया लिंक्स क्या? हाँ, मैं फेसबुक पर हूँ, इंस्टाग्राम पर हूँ, लिंक्डइन पर हूँ, मैं सभी एक ही नाम से हूँ। मेरा एक यूजर नेम है अजय, बहुत साल पहले बनाया था, तो अजय कुमार राइटर, सेल्फ क्लेम राइटर, लिखने से पहले मैं राइटर था। तो अजय कुमार राइटर के नाम से आप मुझे इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पर सर्च कर सकते हैं, लिंक्डइन पर कर सकते हैं, IMDb पर भी मैं हूँ अजय कुमार राइटर के नाम से। और हम ढेर सारी बातें कर सकते हैं, फिल्म्स के बारे में, आर्ट के बारे में, कहानियों के बारे में। कोई धन्यवाद। आई थिंक हमारे लिसनर्स को मजा आएगा ये पॉडकास्ट सुनने में, एंड आई होप सो। या, एंड बाय फॉर द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू संतोष जी।